वेलकम टू विजय इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीट के बारे में कि जो नीट का एग्ज़ाम है आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन-सा आपको सिलेबस पे ध्यान देना है, वो पूरा जो सिलेबस है कितने मार्क्स का रहता है, उसमें कितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है। जो हमारा नीट है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जैसे 11th और 12th के बाद आप जो परफॉर्म करते हैं, 11th और 12th के बाद जो आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसे हम बोलते हैं नीट अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। ये जो बच्चे नीट की तरफ जाते हैं वो टोटल मेडिकल लाइन में घुस जाते हैं। मेडिकल लाइन में उनको जो भी चीज़ें करनी है जैसे कि एमबीबीएस करना है, डेंटल करना है, आयुर्वेदिक में जाना है, फिजियोथेरेपी में जाना है, यूनानी मेडिसिन्स में जाना है या फिर आप बोल सकते हैं जानवरों के डॉक्टर बनना है, तो आप उसमें उस तरीके से घुस सकते हैं। पर पहले उस लाइन में घुसने के लिए आपको ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि नीट का एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ें ध्यान में देनी है और क्या-क्या देना है। हम पहले इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर और उसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझेंगे। तो पहले इसमें क्या है कि आपको इसमें 11th और 12th के बेसिस पे जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे साइंस का केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड फिज़िक्स इन चारों के बारे में आपको इसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये 1, 2, 3, 4 ईच क्वेश्चंस मतलब हर एक में 45 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। जैसे कि इसमें 45, इसमें 45, इसमें 45 एंड इसमें 45 तो टोटल होते हैं 180 क्वेश्चंस मतलब आपको पूरे एग्जाम में 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको 45 45 45 45 मतलब हर एक टॉपिक में से हर एक सब्जेक्ट में से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक भी सही आंसर देते हैं तो आपको उसमें मिलते हैं 4 मार्क्स। अगर आप एक भी गलत आंसर देते हैं तो वो हो जाता है माइनस मार्क्स -1 मतलब ये जो 4 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, आपने पाए थे एक आंसर सही देने पे, तो ये हो जाता है 3 क्योंकि -1 हो जाता है। क्या होता है? -1 उसी 4 मार्क्स में से एक माइनस हो जाता है तो उससे बचते हैं 3। ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट दिया था आपको 4 मिले, सेकंड में आपने करेक्ट दिया आपको फिर 4 मिल गए, थर्ड में भी आपने करेक्ट दिया फिर आपको 4 मिल गए, फोर्थ में भी आपने करेक्ट दिया फिर आपको 4 मिल गए। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 1, 2, 3, 4 मतलब 8 + 8 हो गए 16। तो टोटल आपको 16 मार्क्स उसमें मिल गए। ओके, पर इसके बाद आपने लगातार फिर से 4 आंसर्स का जो आंसर है वो गलत दे दिया। ओके, तो वो हो जाएगा माइनस। क्या होगा उसमें? एक-एक मार्क्स माइनस होता जाएगा। तो क्या होगा? इसमें से -1 हो गया, इसमें से -1 हो गया, इसमें से -1 हो गया, इसमें से -1 तो टोटल बचे कितने? 3-3 मार्क्स आपके पास बचे। ठीक है? अगर आप ऐसा समझ लो या फिर जो 4th आंसर आपने पूरा सही दिया था वो हो गया पूरा 0 ऐसा समझ लो, जैसा आपको समझने की इच्छा हो। तो ये टोटल कितने हो गए? 12। ओके, मतलब 16 में से आपका एक आंसर आपने अगर सही गलत दे दिया तो ये जो 16 मार्क्स आपने कमाए थे वो हो जाएंगे 12 मार्क्स क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको -1 हो जाता है और -1 कहाँ से कटता है? वो कटता है जो आंसर आपने सही दिया था। ओके, समझे? बहुत इजी में आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई भी आंसर देते हैं करेक्ट आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क मिलने के बाद अगर आप कोई भी आंसर गलत देते हैं तो आपको वही -1 हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 3। तो इसलिए हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, नहीं पता है, कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको लगता है कि मुझे आ सकता है पर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, उसको छोड़ दीजिए। बाद में कोई और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप पूरे श्योर हैं कि आपको ये आंसर आता है और ये पूरा करेक्ट है। ओके, बाद में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, कंफ्यूज हैं या बिल्कुल भी नहीं आता मतलब आपको उसका आंसर पता ही नहीं है, तो तुक्का मत मारिएगा। तुक्के के चक्कर में जो आपने मार्क्स पाए हैं 4-4 मार्क्स वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ओके, जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो है 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 3 घंटे 20 मिनट का आपको जो है एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सबके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सबके बारे में आपको उसके आंसर्स देने हैं। एग्जाम कितने मार्क्स रहता है? 720 मार्क का रहता है। ओके, तो आपको टोटल 180 क्वेश्चंस रहेंगे। 180 क्वेश्चंस के पास रहेंगे 4 मार्क्स तो वो 4 इंटू हो जाएंगे 180 में, तो आपको देने पड़ेंगे 720 मार्क का पूरा एग्जाम्पल। ओके, जो सिलेबस है वो पूरा ही पूरा आपके 11th और 12th के बेसिस पे रहता है। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजिक्स मतलब जो 11th-12th में आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बेस पे या स्टेट बोर्ड के बेस में, तो आपको जो पढ़ाया जाता है वो पूरा एनसीईआरटी की बेस पे पढ़ाया जाता है। तो एनसीईआरटी के बेस में आपको जितने भी सिलेबस जितना भी रहता है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। ओके, तो जैसे कि किसी सिलेबस में आपसे ज़्यादा पूछ लिया जाए, किसी सिलेबस में आपसे कम पूछ लिया जाए,
जैसे कि अगर बॉटनी का देखा जाए तो बॉटनी में जेनेटिक्स एंड न्यूक्लियोटाइड में आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लांट डायवर्सिटी में आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिजियोलॉजी में वही एनिमल हस्बेंड्री में या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिजिक्स में देखा जाए तो मैकेनिक्स में आपसे पूछा ज़्यादा जाता है, और फिर अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो आपसे उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें पूछा जाता है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, अभी के लिए सिर्फ नीट का इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे कि आपको नीट के क्लियर करने के बाद कौन-कौन से अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, आप कौन-कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं, उसका टाइम स्पैन कितना होता है, मतलब आपको कितने इयर्स अपने देने पड़ते हैं उसमें, कितना फीस लगता है, अब वो जो फीस है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। नीट जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपसे कास्ट का सिस्टम पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो सबका अलग-अलग कट ऑफ होता है। एससी का अलग है, एनटी का अलग है, ओबीसी का अलग है और क्रिश्चियंस का अलग है, ओपन वालों का अलग है, तो सबका अलग-अलग होता है, उस हिसाब से जो बच्चा रहता है उसको उस हिसाब से पढ़ना रहता है, ओके? तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको समझाऊँगी कि नीट क्लियर होने के बाद आप कौन-कौन से क्लासेस लाइक कौन-कौन से कोर्सेस ले सकते हैं। 5 तरह के कोर्सेस हैं, एक है एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदिक, यूनानी, एनिमल हस्बेंड्री, फिजियोथेरेपी। अगर बाय चांस नहीं भी होता है तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। सो अभी के लिए इतना ही, इस पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ये जो सेकंड पॉइंट है इस पे ध्यान दीजिएगा। पढ़ना तो जरूरी है पर पढ़ने के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पता चला हम करते जा रहे हैं वो रॉन्ग होता जा रहा है, जितने मार्क्स हमने अच्छे लाए हैं वो पूरा हो जाएगा क्या, 0। सो पढ़ो पर स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ो। फिर नेक्स्ट है कि हम जब नीट क्लियर कर लेते हैं, जब हमारे मार्क्स आ गए हैं, हमने अपना नीट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपके पास कौन-कौन सा कोर्स आता है। सबसे पहला तो आता है डॉक्टरी का, कि हाँ, बोलिए मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे नाम के सामने डॉक्टर लगाना है। तो सबसे पहले आता है एमबीबीएस, क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड साइंस, क्या, सर्जरी, चीर-फाड़, हम जैसे अभी हार्ट सर्जरी होती हैं, ओके? वो सब है पहले, ठीक है? पहले है हमारा एमबीबीएस। इसको कितने साल लगते हैं करने में? 5 साल। 5 साल, साढ़े 5 सॉरी साढ़े 5 साल। साढ़े 5 साल कैसे? 5 साल तो आपकी पूरी पढ़ाई रहेगी और जो हाफ 6 मंथ्स रहेंगे वो आपका इंटर्नशिप रहेगा। क्या रहेगा 6 मंथ्स का? इंटर्नशिप। जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बाय चांस अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 6 मंथ्स का इंटर्नशिप रहता है। अब उसका कोर्स कितना है? फ्री कोर्स है। ये जो आपको दिख रहा है 1335 ₹355 से लेके 25,75,000 तक के। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में हैं, आप कौन से कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। हो सकता है कि अगर आप एससी, एनटी हैं तो आपको बहुत कम से कम और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जिसका अगर आपको जो फीस है बहुत कम से कम देना पड़े। स्कोप क्या है? आप उसका जो करियर है एज़ अ डॉक्टर बना सकते हैं। कैसे? एज़ अ डॉक्टर बना सकते हैं या फिर एज़ अ फिजिशियन। फिजिशियन कौन है? जब हमें थोड़ा बहुत भी सर दर्द, बुखार-वुखार हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम नॉर्मल एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी छोटी-छोटी क्लिनिक्स होती हैं, उसको ₹100 का फीस देते हैं और उसकी जो दवाई वो बताता है हमको, हम वो दवाई लेके आ जाते हैं। तो वो होता है फिजिशियन, जो नॉर्मली आपको ऊपर ही देख के आपके बारे में बता सके कि आपको सर्दी है, खाँसी है, गैस है, एसिडिटी है, पैर दुख रहा है तो उसमें कौन-सी दवाई देनी है, उसके बारे में। अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप एमएस, एमडी डीएनडी ये सब भी पढ़ कर सकते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कहता है। मेडिकल जो आप एमबीबीएस पढ़ने वाले हैं साढ़े 5 साल का, वो सिर्फ़ एक ग्रेजुएशन लेवल पे है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो एमडी, डीएनबी या एमएस भी आप कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आपने, तो ये 5 साल पूरे किए जाएँगे। आपको पहले के 2 से 3 साल में क्या पढ़ाया जाएगा? सिर्फ़ नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा। एनाटॉमी मतलब बॉडी के अंदर जो है हमारा स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ओके? 2 से ढाई साल आपको उसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको आपके अलग-अलग स्पेशलाइज़्ड कोर्स में डाला जाता है। जैसे कि मैंने बीएससी किया है, बीएससी में मैंने एक जनरल चीज़ पढ़ी, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी, ओके? अगर फिर मैंने किया पोस्ट ग्रेजुएट में मैंने अपनी कोई एक फ़ील्ड चुनी जो कि है बॉटनी की। किसकी चुनी? बॉटनी की। अब बॉटनी के अंदर के जाने के बाद मैंने एक और अपनी फ़ील्ड चुनी जो कि है बायोटेक्नोलॉजी और बायोमोलेक्यूल्स, ठीक है? तो पहला है हमारा एमबीबीएस मतलब डॉक्टरी, नॉर्मल एक जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमें पता है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो पिक्चर तो आपने देखी होगी, वो कैसे नेशनल इंस्टीट्यूट में जाता है, वो भाव ऐसा-ऐसा करके जाता है, वही है हमारा एमबीबीएस। हम आते हैं नेक्स्ट में, बाय चांस आपका जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं आते हैं,
आपको रिपीट नहीं करना है वो पूरा साल, आपको फिर से नीट का एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हैं, मतलब आप दाँतों के डॉक्टर बन सकते हैं। अब दाँतों का डॉक्टर बेसिकली क्या करता है? दाँतों को ठीक करता है। दाँतों में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? हमारी कैविटीज़ हो सकती हैं, जड़ों में दर्द हो सकता है, दाँत निकालना है, दाँत लगाना है। जैसे अभी आप देखेंगे मेरे दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, तो मुझे इसको अलाइन में करना है, तो उसके भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो है बीडीएस, मतलब जो आपकी दाँतों की पूरी मॉर्फोलॉजी, आपका दाँत कैसा बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा नहीं है, आप वो बन सकते हैं। आप बीडीएस बनते हैं, वैसे भी आजकल बीडीएस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हम लोग आइसक्रीम, चॉकलेट इतना खाते हैं कि कैविटी आराम से हो जाती है हमें। तो कैविटी होने की वजह से आपको ऑफ कोर्स आप क्लिनिक खोलेंगे किसी भी एक अच्छे हॉस्पिटल में, अगर आप जॉब करते हैं एज़ डेंटिस्ट, तो आप बन सकते हैं। अगर आप बीडीएस करते हैं तो आप क्या बनेंगे? डेंटिस्ट। डॉक्टर उसके सामने भी लगेगा, पर आप एक डेंटिस्ट कहलाएँगे, जो कि आप सिर्फ़ इतने हिस्से की पढ़ाई करेंगे। किसकी पढ़ाई करेंगे? इतने पूरे हिस्से की आप पढ़ाई करने वाले, पूरे अपनी जॉ की सिस्टम की पढ़ाई करने वाले। डिपेंड, अब एवरेज कोर्स कैसे 50,000 से लेके 12 लाख तक है। आप डिपेंड करता है कि आप कौन से कास्ट में बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? करियर अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी है, उसमें आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, डेंटल टेक्नीशियन बन सकते हैं, डेंटल हाइजीन बन सकते हैं या डेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं। और प्रोथोडोंटिस्ट क्या होता है? बाय चांस कि आप किसी एक्सीडेंट में, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपका एक आधी दाँत या फिर कोई एक जबड़ा का जो एरिया है वो निकल गया, वो टूट गया। आप उसको अभी आप प्रॉपर नहीं कर सकते। तो हम, जैसे कि हमने अपना ये जो दादा-दादी को देखा है, वो है ना नकली दाँत लगाते हैं। वो पूरा जो ये हमारे 32 टीथ होते हैं, मोलार टीथ, कैनाइन्स टीथ, वो उसको फिर से पूरा लगा लेते हैं, ठीक है? उसको पूरा लगाए तो उसे हम बोलते हैं प्रोडेंटिस्ट। डेंटिस्ट आप लोगों को पता है क्या है? और डेंटल टेक्नीशियन वो है जो मशीन्स हम यूज़ करते हैं ना डेंटलिंग में, जैसे कि उनका अलग-अलग मशीन होता है जिससे वो हमारे दाँतों के अंदर देखते हैं, उनके पास एक छोटा-सा आईना भी रहता है, वो उसे बोलते हैं डेंटल टेक्नीशियन। फिर हमारे पास आता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS, 5.5 इयर्स इसमें भी लगते हैं। ऑफ कोर्स अब ये क्या है? नेचुरल से हमें पता है, हम होम्योपैथिक जानते हैं, हम जड़ी-बूटियों को जानते हैं, हमारे पहले टाइम में जड़ी-बूटी ही चलती थी, कोई भी ऐसी नॉर्मल हरी गोली, पीली मेडिसिन्स नहीं चलती थी। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप आयुर्वेद के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप, आयुर्वेद के बारे में पढ़ सकते हैं कि आयुर्वेद में कौन-कौन सी, जैसे कि आप बोल सकते हैं अशोका का जो ट्री है, वो लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है और कौन-सी है आयुषत अच्छा होता है। तो बहुत से हैं, मुलेसी एक स्टेम है, मुलसी उसे बोलते हैं, वो एक अलग स्टेम है। अब जैसे कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे इंडिया में आयुर्वेद के हैं, वो डॉक्टर बाबा रामदेव। उन्होंने पूरी स्टडी की है आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स के बारे में कि वो कैसे-कैसे हमें क्योर कर सकती है। ऑफ़ कोर्स आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स है उसको टाइम लगता है क्योर होने में, पर आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फार्मासिस्ट मतलब जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स बेचते हैं, जैसे कि हमारे बाबा रामदेव का पतंजलि है, पतंजलि जैसे क्या करता है पूरा आयुर्वेद मेडिसिन भेजता है। अश्वगंधा हो गया, अशोका हो गया, आप मुलेसी हो गया, बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके घर की चीज़ों में जो आपको मिलता है, अदरक, लहसुन, मिर्चा-वर्चा, उसके बेसिस पे वो दवाइयाँ बनाते हैं और आपको बताते हैं, ओके? गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आयुर्वेदिक के लिए बहुत काम आते हैं। टीचर, पंचकर्मा, प्रैक्टिशनर। पंचकर्म प्रैक्टिशनर मतलब हमारी बॉडी में 5 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, यहाँ तक पेट तक रहते हैं, मतलब नाभि तक रहते हैं। वो पंचकर्म क्या होते हैं? वो है ना मसाज करते हैं, कुछ-कुछ ऐसी आयुर्वेदिक की चीज़ें लाते हैं जिससे हमारा जो पंचकर्म है, जैसे कि वात है, पित्त है, वो सबको ठीक हो जाता है। हाया आपको एजुकेशन पढ़ना है तो आप मास्टर ही कर सकते हैं आयुर्वेद में, एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बन सकते हैं और स्पेशलाइजेशन इन डॉक्टर कर सकते हैं। इसका जो कोर्स रेंज है वो 25,000 से लेके 3,20,000 तक के हैं। आप अगर आपको थोड़े बहुत मार्क्स कम आते हैं तो आप आयुर्वेद में भी घुस सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यूनानी मेडिसिन्स एंड सर्जरी 5.5 इयर्स लगते हैं। ये सिमिलरली जैसे कि आयुर्वेद पहले नहीं होते थे तो हमारे पास होते थे हकीम बाबा। क्या होते थे? हमारे पास होते थे हकीम बाबा। वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे। उसका रेंज ज़्यादा नहीं है, 50,000 से 6 से 50 सॉरी 6 लाख से 50 लाख तक हज़ार तक के हैं। करियर ऑप्शंस वही है कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट मतलब कैसे क्या? जो भी यूनानी मेडिसिन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप रिसर्च, पेपर वर्क निकाल सकते हैं, जिससे और इश्यूज़
समझ में आए। अब यूनानी मेडिसिन जो है वो नॉर्मल मेडिसिन में भी काम आती हैं। फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, नो इश्यूज उसमें। अगर आपको फायर स्टडीज बननी है तो नेचुरल सी बात, आप कोई भी अगर हाई स्टडीज बनना चाहते हैं तो आपको इसमें एमडी, मास्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जरी और पीजी कोर्सेज डिप्लोमा में होते हैं यूनानी में, वो आपको मिल सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी बीएचएमएस 5.5 इयर्स। ओके, अब ये तो सबसे अच्छी दवाइयाँ सबको लगती हैं, सारे बच्चों को ये जो दवाइयाँ होती है बड़ी अच्छी लगती हैं। ये होम्योपैथिक कौन सी दवाइयाँ हैं हमारी, जो हमें छोटी छोटी मिश्री जैसी गोली गोली मिलती है ना, व्हाइट व्हाइट कलर की छोटी छोटी डिब्बिया में, उसे हम बोलते हैं होम्योपैथिक। आप एक होम्योपैथिक के डॉक्टर भी बन सकते हैं। आपने अगर देखा होगा कि जो हमारे जनरल डॉक्टर्स हैं और जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स वो एक जगह पे नहीं बैठते। उनका क्लिनिक अलग होगा और उनका क्लिनिक अलग होगा। क्योंकि होम्योपैथिक जो एक ऐसा फील्ड है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको है ना आप बोल सकते हैं कि तत्व मतलब कोई भी जैसे कि हमने अपना अदरक लिया, उसका बहुत ज़्यादा है ना डाइल्यूटेड फॉर्म में या फिर डिफ्यूज़ फॉर्म में एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। उसका जो फ़ीस है वो 20,000 से 3 लाख तक के है। करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं और लेक्चरर बन सकते हैं। ओके? लेक्चरर मतलब कि आप होम्योपैथिक के बारे में पढ़ा सकते हैं, सर्जरी के बारे में पढ़ा सकते हैं। फार्मासिस्ट मतलब आप उसकी दवाइयाँ बेच सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं उसका, और होम्योपैथी की क्या-क्या चीज़ें हैं वो भी आप उसमें बता सकते हैं। फिर है हमारा बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। ऑफ कोर्स योगा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, नेचुरोपैथी भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप जभी भी जाते हैं तो आपको कोई ना एक बैनर दिखेगा जिसमें एक मटके से खूब सारा तेल निकल रहा है, पीठ के ऊपर खूब सारी हड्डियाँ रखी हैं, मतलब नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल चीज़ों से किसी चीज़ को क्योर करना, ओके? उसे हम बोलते हैं नेचुरोपैथी। अभी उसका एवरेज फीस है 38,000 38,000 से लेके 20,000 तक के 5 लाख टू 96 एंड 500 रुपीज़। नेचुरोपैथी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये यूजुअली कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? फार्म हाउसेज़ में पाया जाता है, क्योंकि लोग जब फार्म हाउस में जाते हैं तो रिलैक्स करने जाते हैं। एक टाइप का स्पा भी हम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि जो नेचुरोपैथी है बहुत अच्छी, और जो भी आपके एनवायरनमेंट में चीज़ें चल रही हैं, उसके बेसिस पे आपको मेडिसिन बना के या फिर आपको कंसल्ट करके या फिर आपकी जो बीमारी है, उसके हिसाब से आपको बताया जाता है। naturopathy physician, therapist, health advisor, acupuncture, neurophysiology and specialist clinic. Okay, specialty clinics मतलब स्पेशलिटी क्लिनिक्स मतलब जो नेचुरोपैथी मैंने आपको बताया कि आपको बैनर में बताया जा रहा है कि एक पीठ के ऊपर बहुत सारी पत्थर रखे गए हैं। ओके, आप उसे लाइक वो यूज़ कर सक वो एक बेसिकली वही है जो प्रैक्टिशनर होता है, वही नेचुरोपैथीज़ होता है। वो तेल यूज़ करता है, सरसों के तेल यूज़ करते हैं। आपको नॉर्मल आपको जिस-जिस पॉइंट पे इश्यू है, जैसे कि अगर मुझे मेरा सर दर्द है, तो उसका एक एक्यूप्रेशर है कि आपको अगर ये आप दबाते हैं तो यहाँ से जो इसकी नस है, जो बेसिकली नस के थ्रू काम किया जाता है। किसके थ्रू काम किया जाता है? पूरा नस के थ्रू काम किया जाता है। अगर आप मैंने आपको ठीक है, एज़ एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे सर पे, इतना दर्द हो रहा है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पूरे हैंड में, ठीक है? बाय चांस एक ये पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को ऐसे दबाते हैं, तो आपका जो पेन है सर का वो थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाता है। तो सिमिलरली नेचुरोपैथी उस पे ही डिपेंड करता है, आपको वो एक्यूप्रेशर पे ही पूरा काम किया जाता है। नेचुरल सी बात है, आप उसमें क्या-क्या कर सकते हैं, नेचुरल चाइल्ड बर्थ जो है, हर्बल एंड बॉटनिकल मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक्यूप्रेशर है और न्यूट्रिशन थेरेपी है। न्यूट्रिशन थेरेपी मतलब जो कि नेचुरल चीज़ों से आप खा के अपने बॉडी में हर एक चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेचुरल चाइल्ड बर्थ जो होता है, लेबर बर्थ होता है, नॉर्मली आप उसको वाटर भी कर सकते हैं। अ, हम फर्स्ट पहले टाइम पे जैसे कि जब डॉक्टर ज़्यादा नहीं होते थे, तो हमारे यहाँ पे कौन आया था? आया आती थी। क्या कौन आती थी? आया आती थी जो नेचुरली बच्चों को पैदा करवाती थी। उसपे ही नेचुरोपैथी उसी पे चलता है। फिर ऑफ कोर्स इंसानों के डॉक्टर होंगे तो जानवरों के डॉक्टर तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हमारे गाय, बैल, कुत्ते उन सबका क्या होगा? तो आप एमबीबीएस करने के बाद आप एज़ अ जानवर के डॉक्टर या फिर एनिमल हस्बेंड्री के भी काम कर सकते हैं। उसकी फीस है 10,000 से लेके 1 लाख तक के। उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। ऑफ कोर्स अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर के लिए एक ऐसा इंसान भी होगा जो दवाई बनाए, ओके? तो दवाई के लिए भी होगा, तो आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। फूड इंस्पेक्शन स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं और वेटरनरी सर्जन भी बन सकते हैं, जो कि जानवरों की सर्जरी करता है। जैसे कि बाई चांस किसी कुत्ते के कान में कोई कीड़ा हो गया है या कोई पस बन जम गया है, तो उसकी भी तो सर्जरी होगी ना, उसको भी तो निकाला जाएगा।
तो आप अगर वेटरनरी चूज़ करते हैं तो आप उसके स्पेशलिस्ट एज़ अ सर्जन भी बन सकते हैं, उसकी दवाई बेचने वाले भी बन सकते हैं। उस जानवर को कौन-कौन सा फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बारे में भी बन सकते हैं और आप वेटरनरी असिस्टेंट भी बन सकते हैं। फिर है हमारा फिज़ियोथेरेपी। आजकल फिज़ियोथेरेपी आप मानिए इतना चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब हम थोड़े से गिर पड़ गए ना तो डॉक्टर ने पहला बोला हाँ, आप ये दवाई लगा लो, आपको इसका पेन हो रहा है तो जाओ आप फिज़ियोथेरेपी पे चला जाओ। फिज़ियोथेरेपी क्या होता है बेसिकली एक टाइप की एक्सरसाइज़ होती है। आपको उसमें हाथ ऊपर, नीचे कुछ समय के लिए अपना हाथ ऊपर रख करके रखना आपने या फिर अपने पैर ऊपर करके रखना पड़ना पड़ता है, ओके? तो उसका जो रेंज है 50,000 से लेके 7,10,000 तक है। फिज़ियोथेरेपी में बहुत सारे स्कोप इसलिए है क्योंकि उनके अलग-अलग क्लिनिक्स होते हैं। फिज़ियोथेरेपी जो है वो हर जगह घुस सकते हैं। कहाँ घुस सकते हैं? वो हर जगह घुस सकते हैं। टीचिंग में घुस सकते हैं, स्कूल में एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट रह सकते हैं क्योंकि जिस स्कूल में ज़्यादा स्पोर्ट्स पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपको एक फिज़ियोथेरेपी का डॉक्टर रखना पड़ेगा। क्योंकि बाय चांस स्पोर्ट्स खेलते-खेलते आप जैसे कि जो स्पोर्ट्स अकेडमी होती हैं, जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आर्चरी ये सब कराई जाती है, वहाँ पे एक फिज़ियोथेरेपी डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर भी रहता है। क्योंकि अगर बाय चांस खेलते-खेलते किसी भी इंसान को चोट लग गई, तो उसे बता सकता है कि आपकी ये नस दब गई है, यहाँ इस मसल में स्ट्रेन आया है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाय चांस जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हमने देखा, आईपीएल हमने देखा, जैसे किसी को चोट लग गई, उसमें एक बार इस बार हार्दिक पांड्या को चोट लग गई थी, तो कौन आया था? डॉक्टर आया था भागते-भागते, फिजियोथेरेपिस्ट भी आया था भागते-भागते, देखने के लिए कि उनकी कौन-सी पैर में, कौन-से हिस्से में ज़्यादा चोट लगी है। तो आप जब फिजियोथेरेपी पढ़ते हैं, तो आप हर एक स्कूल में, हर एक अकेडमी में, हर एक एनएमसी में, मतलब जो विप्रो कंपनी है, जो टेक महिंद्रा कंपनी है, जो आईटीज़ कंपनी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। क्योंकि जब आईटी कंपनीज़ होती हैं, उसमें हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं। क्या रहते हैं? हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से बैक पेन होने लगता है। बैक पेन होने लगेगा, लोअर बैक पेन होगा, तो उसमें आपको कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ लगेंगी, जो आपको करनी पड़ती है, रोज़ की मर्रा ज़िंदगी में भी, तो उस वहाँ पे भी जो है फिज़ियोथेरेपी ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिज़ियोथेरेपिस्ट एट हेल्थ क्लिनिक्स, एनएमसी, इंडस्ट्रीज़ एंड प्राइवेट प्रैक्टिस। एनएमसी मतलब हमारे बहुत सारे हैं एनएमसी, बहुत इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, बहुत सारे हैं, ठीक है? बहुत सारे, उसमें आपको मैं नेम नहीं कर सकती कि वो मेरी फ़ील्ड नहीं है। हायर स्टडीज़ ऑप्शंस ऑफ कोर्स आप आके परस्यू भी कर सकते हैं मास्टर्स में, ठीक है? तो ये था हमारा आज के एमएससी के पूरे नीट के बारे में। बाय चांस आपने नीट नहीं क्लियर की वजह से 2 से 3 बार आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं, पर आप के बाद क्या करेंगे? तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। एक है नर्सिंग, आपको तो भी हॉस्पिटल में ही घुसे रहना है, तो आप बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं। उसका जो कोर्स है वो 4.5 इयर्स का रहता है। कितने इयर्स का रहता है? 4.5 इयर्स का रहता है। ऑफ कोर्स 4 इयर्स आपको पढ़ना रहता है, उसके बाद आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी रहती है। जो नर्सिंग है उसमें आप कोई भी एक डॉक्टर की स्पेशलिस्ट नर्स बन सकते हैं, जैसे कि आप न्यूरोलॉजी में घुस सकते हैं, न्यूरोलॉजी के स्पेशल नर्स बन सकते हैं, जनरल फिजिशियन के नर्स बन सकते हैं। जो सर्जरी होती है उसमें भी अलग नर्स लगते हैं, तो आप उसमें भी घुस सकते हैं। बाद में आप नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं। आप नॉर्मल बीएससी आप किसमें करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी है। आप इन सब चीज़ों में भी एज़ अ एमएससी करके इसमें आप घुस सकते हैं, उसके बाद भी आप मास्टर्स डिग्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो जैसे कि अगर आप एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, तो आप कोई भी नॉर्मल जनरल इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं और वहाँ पे एक अच्छी-खासी जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में ऐसी है, जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम्पल यमुना का जो प्लांट है, यमुना का जो वाटर है, उसमें कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हाँ, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, ये बेकार है, ये पानी को खराब कर रहा है, या फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अच्छा है, वो पानी को अच्छा कर रहा है, ओके? अगर बाय चांस निराश मत होइएगा अगर आपका नीट नहीं क्लियर होता है, बाय चांस अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत सारी अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी-अच्छी फ़ील्ड्स मिल जाएँगी। नॉर्मली है, अगर आप किसी भी कंडीशन की वज़ह से, फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर एक नॉर्मल नहीं आप कर पाए, या फिर आपका जो नीट का पेपर था उस टाइम पे अच्छा नहीं गया, नेक्स्ट टाइम पे आपकी तबीयत खराब हो गई, तो भी उसके बाद भी आप अपना आप बोल सकते हैं कि एमएससी लाइन में या फिर साइंस फील्ड में घुस सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आपका फर्स्ट पॉइंट में नहीं
क्लियर हो पाया, बाय चांस नहीं क्लियर हो पाया, पर आप सोचे कि मैं ये साल ना बर्बाद करूँ, तो आप एमएससी, बीएससी में एडमिशन लेके नीट की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपका नीट क्लियर हुआ, आप बीएससी छोड़ के फिर नीट में घुस सकते हैं, ताकि जिससे आपका 1 साल बच भी जाएगा और आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, किसी का भी उसमें हानि तो होता नहीं है। तो हानि आपको हो, इसमें हानि कुछ भी नहीं रहेगी, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपको इनडायरेक्टली आपके एमबीबीएस में हो सकता है काम आएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।